बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर रागले इसमें आतिफ वकास और ये लेक्चर नंबर 3 है चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी का। लास्ट लेक्चर में हमने मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर बात की थी, उसकी सब टाइप्स में से काइनेटिक एनर्जी हमने डिस्कस कर ली थी। इस लेक्चर में हम पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अ सब टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कन्फिगरेशन। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से या उसकी कन्फिगरेशन की वजह से, कन्फिगरेशन का मतलब है उसका साइज़ या उसका शेप वगैरह, इसकी वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो जनरली ये बात आप जहन में रखें कि मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी दैट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। नाउ अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की तो ये एग्जांपल से बेहतर समझ आएगा। जैसा कि मैंने लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी है जो इसकी पोजीशन की वजह से होती है या कन्फिगरेशन की वजह से होती है। अब पोजीशन जो है ये कौन सी पोजीशन होगी, किसके रिस्पेक्ट से होगी। सो यहाँ पर ये बात जहन में रहे कि दिस पोजीशन इज़ with respect to source of some conservative field। ये पोजीशन किसी कंजर्वेटिव फील्ड की रिस्पेक्ट से किसी पोजीशन पे होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की हम बात करें, बाद में जाके हम कंजर्वेटिव फील्ड्स को डिफ़ाइन करेंगे। लेकिन ये बात आपके जहन में हो कि पोटेंशियल एनर्जी अमूमन वहाँ पे होती है जहाँ पर कंजर्वेटिव फील्ड की बात होती है। तो पोटेंशियल किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसी सोर्स के रिस्पेक्ट से उसकी पोजीशन की वजह से उसके साथ एसोसिएटेड होती है। यानी पोजीशन हमने कहाँ से मेजर करनी है, सोर्स से मेजर करनी है। अब सोर्स क्या है तो वो हम ये देखेंगे कि जी वो किस कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर वो मौजूद है। ठीक है, तो अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो फिर भी ये दो तरह की पोटेंशियल एनर्जीज होंगी। एक एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी और एक रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मैं पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है ये दो तरह की हो सकती है। ठीक है, एक रिलेटिव होगी और एक दूसरी जो है रिलेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब पहले मैं रिलेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करूं तो हमारा यहाँ पे कंसर्न फ़िलहाल इसके साथ है, बाद में हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन रिलेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है इसमें मैंने बात लिखी है ये रिलेटिव इसलिए लिखा है कि हम किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा उसकी बात करेंगे एंड दैट इज़ डेल्टा पी ई एंड दैट वुड बी एम जी एच। नाउ रिलेटिव इस सेंस में मैंने कहा कि ये एच जो है ये दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो डिफरेंस होगा उनकी हाइट्स के दरमियान। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्राउंड है
तो हम ग्राउंड को रेफरेंस मान लेंगे। रिलेटिव टू ग्राउंड हम इसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मैं ग्राउंड को रेफरेंस मान रहा हूँ। तो यहाँ पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑटोमेटिकली मैं ज़ीरो मान लेता हूँ। और फिर इससे ऊपर ऑब्जेक्ट यहाँ तक गया है तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो गई होगी दैट इज़ द वर्क डन, जो कि इसके ऊपर हुआ होगा, एंड दैट इज़ इक्वल टू mgh। h इज़ दिस हाइट। नाउ पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज हम mgh लिख सकते हैं, लेकिन याद रहे ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। mgh एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, लेकिन आपको अक्सर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मैं ये लिख सकता हूँ कि ऑर्डिनरी या लो हाइट्स के लिए, लोअर अल्टीट्यूड्स के लिए ये फार्मूला जो है आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक g की वैल्यू कांस्टेंट है तो वहाँ तक आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें m मास है इस ऑब्जेक्ट का, और हाइट जो है मीटर्स में होती है, अर्थ से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, और g जो है g स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इस पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, यानी फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पैदा होगी जिसकी वैल्यू इसकी इक्वल होती है g की, और ये 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम है अगर आप इसकी वैल्यू देखें। तो ये पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव का फार्मूला है। हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की हम बाद में बात करेंगे, उसका ग्राफ भी डिस्कस करेंगे, उसमें बहुत सी बातें हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने ये लिखा है ग्रेविटेशनल रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी। फिर मैं दूसरी एग्जांपल लिखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी एग्जांपल जो है एनर्जी इन मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। मैं कंजर्वेटिव सिस्टम्स की कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। एनर्जी इन मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। नाउ हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसके साथ हमने कोई मास अटैच कर लिया है। इसके ऊपर मैंने प्रीवियस लेक्चर में वर्क के लेक्चर में जब मैं वर्क की बात कर रहा तो मैंने कहा था कि जो वेरिएबल फोर्स है उसके लिए वर्क कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसमें हमने एक ग्राफ बनाया था और हमने उस ग्राफ के नीचे का एरिया डिस्कस किया था। ये एक्सटेंशन था और ये फोर्स था, और इस एरिया से हमारे पास आया था हाफ बेस जो कि x है और हाइट जो कि फोर्स है एफ एक्स। ये फार्मूला आया था। ये एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ मैंने कहा था कि ये वर्क होता है, तो वर्क एफ एक्स था और एफ की जगह हुक्स लॉ से हमने के एक्स पुट किया था, इफ़ यू डू रिमेंबर, और के एक्स मल्टीप्लाइड विद एक्स तो के एक्स स्क्वायर। ये एनर्जी हमने ऑब्टेन की थी। ये जो वर्क उस स्प्रिंग के ऊपर हम करते हैं ना, उसको स्ट्रेच करने में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हमने वर्क किया उसको एक्सटेंशन दी है x, ये वर्क असल में इसके अंदर स्टोर हो जाता है। अब इस पॉइंट पे इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी। रिलेटिव टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो उस वर्क के इक्वल होगी। यहाँ पर भी मैंने वर्क लिया है ना, मैंने mg यानी वेट यानी फोर्स,
और डिस्प्लेसमेंट जो था वो हाइट था, तो mgh ये वर्क है, ये वर्क हुआ, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। यहाँ पर वर्क हुआ, इसको स्ट्रेच किया तो इसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। तो ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको हमने लास्ट लेक्चर में इस तरह कैलकुलेट किया था वर्क को, यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। तो हम ये लिखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी मास अटैच टू स्प्रिंग इज हाफ kx²। फिर किसी और कंजर्वेटिव फील्ड की अगर बात करें, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई पॉजिटिव प्लेट है, ये कोई नेगेटिव प्लेट है, और हम इज्यूम कर लें कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म है, E कांस्टेंट है। जिस तरह यहाँ पर हमने G कांस्टेंट माना था, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड E को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को, कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसको इधर मूव करूँ तो मैं इसको पॉजिटिव प्लेट की तरफ ले जाऊँगा, तो ये इसके लिए अगेंस्ट द फील्ड वाली सिचुएशन होगी। वजह ये है कि इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, दैट फोर्स इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चूंकि Q पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट पे है, तो इसलिए ये फोर्स भी राइट पे होगा। क्योंकि अगर ये Q नेगेटिव होता तो फिर फोर्स और फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होते, लेकिन चूंकि चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स भी उधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर है। मैं इसे अगेंस्ट द फील्ड लेके जाता हूँ पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो होगा क्या, इसके अंदर भी एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ के इक्वल है, दैट इज इक्वल चार्ज multiplied with the potential difference between these two points। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस आपको मालूम हो तो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मालूम नहीं है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड से आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड विथ डेल्टा R। ये अगर डिस्टेंस डेल्टा R है तो E डेल्टा R जो है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ यूनिफॉर्म फील्ड इस तरह भी लिख सकते हैं। डेल्टा R पोजीशन है, तो वंस अगेन आपको पता चला कि पोजीशन की वजह से x एक पोजीशन है रिलेटिव टू सम रेफरेंस पॉइंट, कोई पोजीशन है, तो इसके अंदर ये एनर्जी है। फिर जैसा कि मैंने लिखा था कन्फिगरेशन ऑफ अ सिस्टम, तो कन्फिगरेशन ऑफ अ सिस्टम से इस केस में देखें इसका शेप हम चेंज कर लेते हैं, डिफॉर्मेशन इसमें पैदा कर लेते हैं। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दे सकूं डिफॉर्मेशन की, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रबर का कोई बैलून है, उसको आपने फिल किया है एयर से, अब आप उसको स्क्वीज़ करते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं हर डायरेक्शन से, इसके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रेशर लगाते हैं, एक्सर्ट करते हैं, तो क्या होता है इसका, लेट्स सपोज आप ज़बरदस्ती आप उसका एरिया या वॉल्यूम कम कर लेते हैं। तो अब उसका वॉल्यूम कम हुआ तो आपने क्या किया, असल में पहले ये एक रेफरेंस पॉइंट था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान लूँ कि इस वक्त इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं थी और वो नॉर्मल था। फिर जब हमने इसको स्क्वीज़ किया तो हमने इसकी ख्वाहिश के अगेंस्ट इसके ऊपर वर्क किया, और अगर हम सिस्टम की ख्वाहिश के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो वो वर्क उस सिस्टम के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशंस हम चेंज कर लेते हैं, इसका शेप चेंज कर लेते हैं, इसका साइज़ हम चेंज कर लेते हैं,
और फिर जब हम इसको रिलीज़ करते हैं तो वही पोटेंशियल एनर्जी दोबारा हमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल सकती है। और ऐसा इन सारे केसेस में मुमकिन है। अगर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले जाकर मैं रिलीज़ करूँ तो यही पोटेंशियल एनर्जी मैं काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। फिर अगर इसको मैं स्ट्रेच करके रिलीज़ कर दूँ तो ये स्टोर्ड एनर्जी दोबारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। सिमिलरली इस चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिव की तरफ ले जाकर मैं रिलीज़ करूँगा, ये वापस काइनेटिक एनर्जी उसकी तरफ आएगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ भाग के जाएगा। सो ये उसमें एनर्जी स्टोर हो गई थी। फिर इसी तरह इसको मैं डीफॉर्म करूँगा तो रिलीज़ करूँगा तो इसमें दोबारा ये वापस रीस्टोर होगा और वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी अदर फॉर्म्स में हमें मिल सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी।